नमस्कार साथियों, हमने अपने पिछले पार्ट में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और इंडस्ट्री की परिभाषा देखी। आज हम जानेंगे कि वर्कमैन किसे कहते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई विवाद उठाएं या आप किसी और के तरफ से विवाद उठाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का वर्कमैन होना जरूरी है। तो क्या इंडस्ट्री में कार्य करने वाला हर एम्प्लॉई वर्कमैन होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम वर्कमैन की परिभाषा देखेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2S of the Industrial Dispute Act 1947, workman means any person, including an apprentice, employed in any industry to do any manual, unskilled, skilled, technical, operational, clerical, or supervisory work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied, and for the purpose of any proceeding under this act in relation to an industrial dispute, includes any such person who has been dismissed, discharged, or retrenched in connection with or as a consequence of that dispute, or whose dismissal, discharge, or retrenchment has led to that dispute, but does not include any such person who is subject to the Air Force Act 1950 or the Army Act 1950 or the Navy Act 1957, or who is employed in the police service or as an officer or other employee of a prison, or who is employed mainly in managerial or administrative capacity, or who, being employed in a supervisory capacity, draw wages exceeding 10,000 rupees per mention or exercise either by the nature of the duties attached to the office or by reason of the powers vested in him, function mainly of a managerial nature। अतः अधिनियम में दी गई वर्कमैन अर्थात कर्मकार की परिभाषा से निम्न बातें स्पष्ट होती है कि वह व्यक्ति अवश्य किसी इंडस्ट्री में नियोजित होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है अप्रेंटिस का, तो वह भी वर्कमैन हो सकता है। जो एम्प्लॉयमेंट अर्थात नियोजन में है अवश्य ही भाड़े या पैसे के निमित्त किया गया हो, अर्थात किसी न किसी प्रतिफल के लिए किया गया हो। ऐसे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य की प्रकृति शारीरिक, कौशल रहित या कौशलपूर्ण, तकनीकी परिचालन, लिपिकीय या पर्यवेक्षणीय हो सकती है। यदि वर्कमैन कुछ पर्यवेक्षणीय यानी सुपरवाइजरी कार्य करता है तो उसे 10,000 रुपये प्रति मास से अधिक का वेतन नहीं प्राप्त करना चाहिए। नियोजन की शर्तें या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रत्यक्ष या विवक्षित हो सकती है। इस अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक विवाद के संबंध में वर्कमैन की परिभाषा में कोई भी वर्कमैन सम्मिलित हो सकता है जो कि बर्खास्त अर्थात डिसमिस या सेवा मुक्त अर्थात डिस्चार्ज कर दिया गया है, या उस विवाद के परिणाम स्वरूप छटनी के अंतर्गत आ गया है, या जिसकी बर्खास्तगी अर्थात डिसमिसल, सेवा मुक्ति अर्थात डिस्चार्ज या छटनी अर्थात रिट्रेचमेंट के कारण वह विवाद उत्पन्न हुआ है। अब यहाँ पर ऐसा कहना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर कोई वर्कमैन डिसमिस हो जाता है या उसकी छटनी कर दी जाती है तो उसके बाद वह उस इंडस्ट्री का वर्कमैन नहीं रह गया, तो एम्प्लॉयर यह कह सकता है कि अब ये वर्कमैन नहीं है, तो ये औद्योगिक विवाद नहीं उठा सकता। इसलिए अधिनियम में अच्छी तरह से स्पष्ट रूप में इस बात का जिक्र किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि एक व्यक्ति जो पर्यवेक्षण या निरीक्षण का कार्य कर रहा था, क्या वह वर्कमैन है? तो कर्मकार अर्थात वर्कमैन की परिभाषा यहाँ पूर्णतः स्पष्ट करती है कि कथित व्यक्ति केवल इस आधार पर कर्मकार की परिभाषा से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि वह कुछ ऐसे कार्य कर रहा था जिन्हें पर्यवेक्षण अर्थात सुपरवाइजर या निरीक्षण के कोटि में रखा जा सकता है। आवश्यक यह है कि वह व्यक्ति पर्यवेक्षण अर्थात सुपरवाइजर के कार्य हेतु ही नियोजित किया गया हो। कुछ शब्द जैसे प्रबंधकीय या पर्यवेक्षकीय इत्यादि को उनके वास्तविक अर्थ में समझा जाना चाहिए। केवल इनके प्रयोग मात्र से सत्य का परित्याग नहीं होना चाहिए। अतः इन शब्दों के प्रयोग मात्र से हम ऐसा नहीं कह सकते कि वह व्यक्ति वर्कमैन की श्रेणी में नहीं आता है। अतः इस प्रकार से हम सभी वर्कमैन की परिभाषा समझ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी वर्कमैन की परिभाषा समझ गए होंगे।